नमस्ते। मेरा नाम शशि महाजन है और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियोस को देखने के लिए और उनको सराहने के लिए। आज के युग में जब तकनीक इतनी बढ़ गई है और पढ़ने लिखने की आदतें थोड़ी कम हो रही हैं, तो लेखक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने काम को प्रस्तुत करने के लिए और भी तरीके ढूंढे। तो इसके लिए मैं अपनी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं। आज मैं ये कहने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ कि हम एक नया धारावाहिक लेकर आपके सामने आ रहे हैं। ये बाकी धारावाहिक जो आप टीवी पे देखते हैं उनसे अलग है, क्योंकि इसमें क्लिफ हैंगर्स हर जगह नहीं है। हम साहित्य की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि जो कहानी है अगर वो अंदर से शक्तिशाली है तो शायद उसको क्लिफ हैंगर की जरूरत भी ना पड़े। इसलिए आप इसे एक प्रयोग भी समझ सकते हैं। और ये कहानी है तो मुख्यतः लड़कियों की, परंतु उसके साथ उसका समाज भी चलता है। कोई भी समाज में अकेला तो होता नहीं है, और खास तौर से अगर हम स्त्रियों को देखें तो 50% की संख्या में हैं, तो उनके ऊपर बाकी जो समाज में हो रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहानी शुरू होती है 1940 में इन लड़कियों की माँ से, वैष्णवी उस पहली कहानी का नाम है, और दूसरी कहानी सीधा 1972 तक आ जाती है। और ये सब जो बहनें हैं ये अपनी अपनी कहानी कहेंगी, और उसके द्वारा हमें ये समझ में आता है कि हमारा समाज कैसे धीरे धीरे बदल रहा था और इन लड़कियों ने अपने जीवन में अपना संतोष अलग अलग तरीके से कैसे ढूंढा। तो आप इसे देखिएगा और मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा, ताकि जो जो कमियां हों इसमें हम उसका सुधार कर सकें। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वो क्यों नहीं कहेगा ये सब, उसका क्या जाता है। वो कह रहे थे यदि मेरे 5वीं में अच्छे नंबर आए तो मुझे छात्रवृत्ति मिल सकती है और आगे की पढ़ाई के लिए मैं लाहौर के हॉस्टल में रह सकती हूँ। माँ का पूरा शरीर क्रोध से कांप उठा। तेरे पिता को तेरी इन बातों की भनक भी लगी ना तो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। माँ के आंसू बह रहे थे और गला रुन रहा था। वैष्णवी मात्र 9 वर्ष की थी और आज के पाकिस्तान के एक दूर गांव में अपनी सहेलियों के साथ गीटे खेल रही थी। तभी उसकी सहेली लज्जा अचानक भागती हुई आई और हाँफते हुए कहा, वैष्णवी, तेरी सगाई हो रही है। सुनकर वह अपमान और क्रोध से तड़प उठी। उसने अनिश्चयपूर्वक कहा, चल झूठी, सच सच वैष्णवी, तेरी सगाई दशरथ से हो रही है। तेरे घर वालों ने उसे मेरे सामने शगुन दिया है। लज्जा की इस बात ने उसे चुप करा दिया और उसे लगा वो अकेली कहीं खो रही है। रुक्मणी, उसकी दूसरी सहेली ने कहा, शादी में कितना मजा आता है ना, दुल्हन को कितने कपड़े गहने मिलते हैं ना। हालांकि ये उम्मीद वैष्णवी के मन को बदलने के लिए काफी नहीं थी। फिर भी वो सब दोबारा अपने खेल में व्यस्त हो गए और कुछ हद तक वैष्णवी ये सब उस वक्त भूल गई। रात के समय जब वो अपनी माँ के साथ अकेली हुई तो उसने माँ से अपनी सगाई के बारे में पूछा। माँ, क्या मेरी दशरथ के साथ सगाई हो गई है? वो हंस दी। हाँ, अब तू अपने घर जाएगी। कब? जब दशरथ की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं भी 10वीं कर लूं। मास्टर जी कहते हैं इस स्कूल में सबसे होशियार हूँ। वो क्यों नहीं कहेगा ये सब, उसका क्या जाता है। वो कह रहे थे यदि मेरे 5वीं में अच्छे नंबर आए तो मुझे छात्रवृत्ति मिल सकती है और आगे की पढ़ाई के लिए मैं लाहौर के हॉस्टल में रह सकती हूँ। माँ का पूरा शरीर क्रोध से कांप उठा। तेरे पिता को तेरी इन बातों की भनक भी लगी ना तो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। माँ के आंसू बह रहे थे और गला रुन रहा था। उसे अपने साथ चिपकाते हुए माँ ने कहा, इतना ऊंचा कभी ना उड़ना मेरे बच्चे कि तेरे पंख चल जाएं।
वो जलना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। दशरथ के घर जाना इससे कहीं आसान था। उनके गांव में वो काफी लोकप्रिय था। उसको बड़ा जिम्मेदार बेटा समझा जाता था, पर वैष्णवी को एकदम उबाऊ लगता था। उसने उसे कभी खुलकर हंसते हुए या बाकी लड़कों की तरह खेलते हुए नहीं देखा था। वो उसे अपने बराबर का नहीं लगता था, बल्कि पिताजी की पीढ़ी का लगता था। वो अपने माँ बाप की पहली संतान थी। उसके बाद 3 भाई थे और फिर एक छोटी बहन। उसके पिता हमेशा कहते थे कि उनके बेटों को दशरथ जैसा बनना चाहिए, इसीलिए ये रिश्ता पाकर वो बहुत खुश थे। वो 15 साल की थी जब वैष्णवी और दशरथ की शादी हुई। उन दोनों को ही पढ़ने का बहुत शौक था, पर वैष्णवी की सास सारा दिन उसे घर के कामों में लगाए रखती थी। दशरथ ने इसे लेकर कभी अपनी मां को नहीं टोका। हर चीज के लिए उसे दशरथ की मां से इजाजत लेनी पड़ती थी। एक तरह से दशरथ के साथ उसका सिर्फ शारीरिक संबंध था, वरना उसकी शादी दशरथ की मां की सनक के साथ हुई थी। वो भी अपनी मां बाप की सबसे बड़ी संतान था। उसके छोटे भाई बहन आजाद थे, चाहे वो खेलें, पढ़ें या यूं ही बैठे बैठे आसमान ताकते रहें। पर वैष्णवी के लिए अलिखित नियम थे जो उसके हर कदम को नियंत्रित कर रहे थे। एक के बाद एक वैष्णवी की 6 बेटियां हो गई। हर बेटी के जन्म के साथ उसकी शर्म और बेचारगी बढ़ती चली गई। पर अब वो एक आजाद देश के नागरिक थे और 1947 में वो भारत में सोनीपत आ गए थे। दशरथ के सभी भाई बहनों की शादी हो गई थी और वो अपने परिवारों के साथ अलग रह रहे थे। ससुर का देहांत हो गया था और सास वैष्णवी के साथ रहती थी। यहां उसकी बेटियों को पढ़ने लिखने का अवसर मिलने लगा और उन्होंने भी कड़ी मेहनत की। वे सब प्रतिभाशाली हैं। उसकी सबसे बड़ी बेटी ललिता ने डिस्टिंक्शन के साथ बीएससी किया। वो एमएससी करना चाहती थी, परंतु दशरथ, जो शिक्षा के इतने बड़े समर्थक थे, उसके बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाने से डर रहे थे, क्योंकि अधिक शिक्षित लड़की के लिए वर ढूंढने का अर्थ था अधिक शिक्षित वर, अर्थात अधिक दहेज। उन्होंने ललिता से कहा, तुम बीएड कर लो। और अपनी मां से कहा, इस बीच इसके लिए मैं लड़का ढूंढता हूं। किसी को वैष्णवी की राय की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने भी सोचने की कोशिश नहीं की। ललिता को जैसे ही बीएड में एडमिशन मिला, वादे के पक्के दशरथ ने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया। लड़का कॉलेज नहीं गया था। सच तो यह है, उसे किताबों से घृणा थी, परंतु वो अपने पिता की इकलौती संतान था और उसके पिता के पास एक गोदाम और सिनेमा घर था। वो न केवल आर्थिक रूप से इनसे अधिक संपन्न थे, अपितु उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए था। उन्हें ललिता का गोरा रंग भा गया था और उसके अधिक शिक्षित होने की वो परवाह नहीं कर रहे थे। उस रात इतिहास ने स्वयं को दोहराया। ललिता ने रात के एकांत में मां से पूछा, क्या मेरी सच में दुष्यंत से शादी पक्की हो गई है? हाँ। वैष्णवी ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, क्या आप पिताजी से कहोगे कि मैं किसी को चाहती हूँ? क्या कह रही है? अगर तूने एक भी गलत कदम उठाया तो तेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। पर दुष्यंत तो खास पढ़ा लिखा भी नहीं है। मेरा मित्र मेरे कॉलेज में प्रोफेसर है। ये सब और सुनना वैष्णवी की बस में नहीं था। गुस्से और भय से उसका शरीर कांप रहा था, उसका गला रुंध रहा था। अगर तेरे पिता को इसकी भनक भी पड़ गई तो तेरा कॉलेज जाना अभी का अभी बंद करवा देंगे और फटाफट तेरी शादी करवा देंगे। अपनी बीएड पूरी कर ले ताकि किसी स्कूल में पढ़ा सके। इससे कुछ तो आजादी मिलेगी। मेरी जिंदगी से तेरी जिंदगी बेहतर होगी। वैष्णवी के आंसू बह रहे थे। उसे अपने निकट खींचते हुए उसने रुंधे गले से कहा, इतना ऊंचा मत उड़ो कि आपके पर जल जाएं। बीएड की परीक्षा के 2 दिन पश्चात ललिता की दुष्यंत से शादी हो गई और वो पहली लड़की से निपट गए। क्या इतिहास यूं ही अपने आप को हर बार दोहराता रहेगा, या इस बार इतिहास के पन्नों में कुछ और रहस्य है?
क्या लोलिता दुष्यंत से शादी कर कर खुश रह पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारे अगली स्टोरीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।